प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 सप्तम 1907 में को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुआ। संवत 1922 में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। इन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुवाद किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप ही लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वहाँ तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय से लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों, या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में ना दिक अशांति थी, ना कादना सिहरना और छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वेदी की हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी
मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मत वाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं: मौलिक, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, अधूरा। अनुवाद: विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सप्त हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि इन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श, नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विषमोषधम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया, न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़िए अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वोत्तोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित्र है। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवें निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे। दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में, एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंजते दिखाई देते थे। दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देने पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शन किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलना चाहिए कि अपने ही साहित्य को विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था,
वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खाका मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रेम प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम ठाकुर, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि पर इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह अद्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए। झूठे झूठे झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोंक और हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया? आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इस उपद्रव और जाल करने को कहा था? कुछ न होता, तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों यह विष में संसार किया? बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने पर बहयाई परले सिरे की, नाम बिके, लोग झूठा कहे, अपने मारे फिरे, वह वारे शुद्ध बहयाईपुरी निर्लज्जता, लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले बने क्यों लड़ लड़ कर फिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे हुक्मी बहया हो। जहाँ चित्त के किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ भी भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगियों में सूत्रधार के इस भाषण में। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से साबित प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र की दुखी हो, नेत्र में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणे, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इनकी निंदा से क्या इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नील देवी की वक्तव्य में मिलता है। देखिए, आज बड़ा दिन है। क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित केसरारी कृत्रिम कुंतलजुट मिथ्या रत्नाभरण विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है,
तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियां ही हीन अवस्था मुझको स्मरण आती हैं और यही बात मेरे दुख का कारण होती हैं। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिल नहीं होता। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वेद चित्र का चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य की सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमधन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संवत 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख से मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र अगले हैं। इनके पिता उन्नाव के से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। ये इतने मनोमोजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनीबाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठे जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता थी। लक्षित होती हैं प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती हैं। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घुरे का लत्ता बिने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत है, बात मनोयोग, वृद्ध भों। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की और ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे, तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत है, सच है सत्य भले हैं, मोड़ जिन्हें न व्यापे, जगतपति, मजे से पराई जमा, गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा हो, गंगा में बदन धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मैथ की में धर्म मूर्त धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों को तो बन गए, कब काहे की है और काहे की खें खें। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें ना यूं कल ना वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था, जब वे विद्वान कहते गिरवाण वाणी सुविशाल बुद्धि स्थान्य भाषा रसो लोलु पोहम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य
भाषाओं का कर्कट उर्दू छाती का पीपल ही रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। मनोयोग शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है उसी उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उनके इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कर्म भी हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, ना उनका करता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहें तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और आकृत का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कोई नाटक भी लिखे। कलिकोतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबंध शकुंतला नाटक थे। भारत तेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हटी हम्मीर रणथंभोर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 32 वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का दंड पंडित प्रताप नारायण के ढंग से मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भारी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट से घेरे एजुकेशन सोसाइटी, नेशनल विगोर एंड स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड, कैरेसर इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज़ ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई है। ये चट बोल उठे, भैया ये आँख बड़ी बला है,
इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी पद्य गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखिए। कल्पना, यावत मिथ्या और दरोगा की केबले गाह। इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कणाद तिनका खा खा कर किनका बिनने लगे, पर मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता रह फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव होय है। आत्मनिर्भरता। इधर 50-60 वर्ष में अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ना झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दूनी षष्ठी अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्टवीर, पुष्टबल, भाग्यवान, एक संतान अच्छा, कुकर सुकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, परभाग्योपजीवी 10 किस काम के। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं, जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों में अनुवाद भी निकाले थे। संबंध 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पात्रों में उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर ही की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। चौथा, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला ने उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की शैली सबसे विलक्षण थी। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पैचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उनका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे, तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे,
उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार लिखकर दिया, तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर वह कहने लगे, इसे यूँ कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चूहचूहाती हुई होने पर भी उनका पदविन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं थे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बेसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु एक बद एक बाल हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पे धन विदेश चली जाए, यह अतिख्यारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वेश्या विनोद महानाटक दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 में ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्त, सवेये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के हैं, ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहें। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमधन ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस। जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रूप पावस के आगमन से इस सारे संसार में भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार के घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगणों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मयंक मुखियों को अपने प्रीतमों के अनुरागालिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के संगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लोर की ढार को तुच्छ कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि के की जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई है। बीचों बीच मांग सी काढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों, सुम्बुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलना, बिखरी हुई लटों के
लावण्य का लाना है। कादम्बरी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चीलकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल, अचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। पीछे जो उसका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, उसके शीर्षक भी वर्षा के खाके रूपक हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर प्रेरित कलापिक कलरव हास्य हरितांकुर वृत्तांत वकुला कावली काव्यामृत वर्षा विज्ञापन वीर बहुटिया नियम निर्घोष समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टी जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी के 21 पृष्ठों में निकाली है। उसका कुछ अंश नमूने के लिए नीचे दिए जाता है। यद्यपि इस पुस्तक को समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगियों और मित्रों को करते देखते हैं, तो अपने ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। नाटक रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का ना रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भिक की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भिक में 3 स्थान बदल डाले। गर्दे की इस सफ़ह की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई। पहले तो यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मरण चिन्ह दिया था। अगला लाला श्रीनिवास दास, इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। भारत तेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान है। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित 11 दसों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं है। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 है, हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1833 इसमें पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि
को प्रणाम किया है। इस पर उन्होंने साफ दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदे होकर साप का एक परिहार उन्होंने बताया कि अंगस्पर्श होते ही उन्हें तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर प्रेम मोहिनी नाम की रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई हैपाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी परिदृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति कुछ पंक्ति भी नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी जैसा ऊपर रखा गया है। यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि यह दुष्यंत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्री निवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्दों और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपरोक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमोजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वदेशी होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवारवादी का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु उसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थ की अज्ञानता बनी रहेगी। अनुसंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक से कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत कुछ है, इस प्रथा के अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह।
भारतेंदु जी के मित्र में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश की राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी की थे। उनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 मार्च सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे। वहाँ उनका भारतेंदु के साथ मेल जोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवारण के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्ची प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उनकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के ऊपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य की प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे अपने पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोसल नाम से प्रसिद्ध है। या ही मग हुए के गए दंड कवन श्री राम, तासो पावन देश वह विंध्या तटी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ की निर्झरणी, जिनके तीर वानिर से भरे मदकर कुजित विहंगमों से शोभित हैं, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे श्याम जम्बू के निकुंज फलभार से नमित जानते हैं, शब्दायमान होकर झरती हैं, जहाँ के सल्लकी वृक्षों की छाल है, हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर को सुरभित करता है। मंजू वंजुल की लता और नील निचुल के निकुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोलपला, जो नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकागद्द नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम, विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जाल में पावन करती पूर्ण समुद्र में गिरती हैं। इसी नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सबों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित है। उनके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामपुर है। यहाँ आम के आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे देवाल इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं। ग्राम के सीमांत के झाड़ जहाँ
झुंड के झुंड कोए और बगुले बसेरा लेते हैं, गमवई की शोभा बताते हैं। पाँव फटने और गोधूलि के समय गयों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गलियों में छा जाती है मानो कुहिरा गिरता हो। ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान है मेरा जन्म स्थान था। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मुख्य समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विलुप्त और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता, तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपण निबंधों तक का अर्थग्रह करने दौड़ता है, शायद जगह का पाता।